दुनिया में सामान्यतः हर इंसान यही चाहता है कि मरने के बाद उसे एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया याद करे। हालांकि वह जानता है कि वह किस तरह से दुनिया उसे याद कर रही है उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा होती है कि उसके जाने के बाद हर कोई उसके बारे में अच्छा सोचे कि वह एक अच्छा इंसान था। फर्ज कीजिए कि कोई इस चाह के साथ जिस दुनिया से चला जाए और उसे पता चले कि उसे अच्छा नहीं माना जाता है। यह हो तो नहीं सकता, लेकिन एक इंसान आज से 100 साल से भी पहले के समय में ऐसा था जिसे मरने के पहले ही यह बात पता चल गई कि मरने के बाद लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, क्या सोचते हैं। तो उसे जानकर बुरा लगा जब उसे यह पता चला कि उसे अच्छा इंसान नहीं समझा जा रहा है। इस वजह से उस इंसान ने जो भी वह कर रहा था, उस कार्य में अपने कार्य की दिशा बदली तथा अपनी गलती को सुधारने का एक ऐतिहासिक प्रयास किया। आज उसी ऐतिहासिक प्रयास की पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन फोकस प्रोग्राम। यहाँ पर आपने देखा कहानी नोबेल पुरस्कार की। आज हम नोबेल पुरस्कार की कहानी पर पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले कि यह जो चर्चा होगी इन बिंदुओं के माध्यम से होगी कि आखिर यह नोबेल पुरस्कार की जो कहानी की हम बात करने वाले हैं उसके पीछे की खबर क्या है, और उसके बाद एक बात आती है कि वह खबर चर्चा में आखिर क्यों है। फिर एक बात आती है कि कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। इस पूरी कहानी की शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की कहानी से जुड़ी हुई है। तो आखिर क्या कारण थे कि नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ, और अब कई साल से यह जो चला आ रहा है, 100 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, तो यह पुरस्कार दे कौन रहा है और किस तरह से दिया जाता है, और वह पुरस्कार की जो राशि है आखिर किस तरह से वह इकट्ठी होती है। क्या कोई देश देता है, कोई सरकार देती है, या कोई संगठन देता है। उसके बाद देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार में एक 3 का नियम है, वह 3 का नियम क्या है और उस पर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो क्यों वह प्रश्न उठ रहे हैं, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस पूरी की पूरी तैयारी पर और पकड़ को करेगा मजबूत। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर खबर क्या है। नोबेल प्राइज, व्हाट इज नोबेल रूल ऑफ 3, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। आखिर रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम क्यों है और आखिर यह क्या है, इस पर एक खबर आई है। और यह खबर क्यों आई है, यानी कि चर्चा में क्यों है यह खबर, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 2023 के लिए एक एक करके की जा रही है। पहले चिकित्सा, फिर उसके बाद बहुत की, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी और सारी घोषणाएं इसी हफ्ते एक एक दिन में करके होती जाएंगी, अक्टूबर के महीने में। लेकिन बात आती है कि यह जो पुरस्कारों की घोषणा है, जब अभी हुई है यह घोषणा, तो इस घोषणा के साथ रूल ऑफ 3 की जो बात आई है, आखिर यह रूल ऑफ 3 क्या है, यह हम तब समझ पाएंगे जब हम पूरी की पूरी नोबेल पुरस्कार की कहानी को समझ लेंगे। तो हमारा काम वही है कि नोबेल पुरस्कार की पूरी कहानी को एक तरफ से शुरू किया जाए। तो पहले देखते हैं कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। तो शुरुआत की बात करें, सबसे पहले तो यही जान लीजिए किस व्यक्ति के नाम पर यह पुरस्कार है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध वैज्ञानिक, या तो हम कह सकते हैं आविष्कारक। सन 1867 में 25 नवंबर को इन्होंने डायनामाइट का पेटेंट कराया। हिंदी में हम डायनामाइट को बोल सकते हैं बारूद। अब आप समझ गए होंगे, बम जिससे बनता है। कुल पेटेंट की बात की जाए तो 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के पास मौजूद थे। अल्फ्रेड नोबेल ने जो यह डायनामाइट का पेटेंट लिया 1867 में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डायनामाइट किस तरह से बनाया जाता है, उसकी जो विधि है, एक तरह से इस मामले में कानूनी अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाता है पेटेंट के माध्यम से। तो इस तरह के कानूनी अधिकार 355 थे अल्फ्रेड नोबेल के पास। सोचिए कितने सारे आविष्कार उन्होंने किए थे जिसका पेटेंट लिया हुआ था। और यह जो इनके पास डायनामाइट जो इन्होंने बनाया, यह नाइट्रोग्लिसरीन पर अध्ययन कर रहे थे, और नाइट्रोग्लिसरीन पर अध्ययन करने के दौरान ही उसमें इन्होंने सिलिका को जब मिलाया तो यह बना डायनामाइट। और डायनामाइट की सबसे खास बात यह थी कि इसे कंट्रोल किया जा सकता था, इसको किस तरह से उपयोग करना है सुरक्षित तरीके से, यह व्यवस्था इनके माध्यम से तय हो पाई। और यही हुआ भी कि इसका उपयोग आगे चल के युद्धों में हुआ। बहुत सारे लोग मरे, लाखों करोड़ों लोग इनकी वजह से मर चुके हैं। दरअसल हुआ यह था कि 1888 में इनका भाई था, भाई का नाम था लुदविक। लुदविक की मौत हो गई, और लुदविक की मौत होने के बाद जो मीडिया था, जो प्रेस था, उसको यह लगा
जो वहां का प्रिंट मीडिया था उसको यह लगा कि दरअसल अल्फ्रेड नोबल की ही मृत्यु हुई है। तो जब अखबारों में खबरें छपी, हेडलाइन छपी, तो हेडलाइन में यह लिखा था कि मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत के सौदागर की मौत हो गई है। हालांकि अल्फ्रेड नोबल की मौत नहीं हुई थी, जबकि उनके भाई की हुई थी। तो इस वजह से जब अगले दिन खबर आई अखबार में, और अखबार को जब पढ़ा अल्फ्रेड नोबल ने, तो देख के शॉक्ड रह गए कि दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में जानती है। इसी वजह से यह हेडलाइन थी। बहुत सारे अखबारों में बहुत सारी बातें लिखी थी। जैसे एक जगह लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बने, कल उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि लोगों को मारने वाले तरीकों को कोई खोज रहा था, उससे वह मर गया। कितना बुरा इंसान है। कुल मिला के इस हेडलाइन का यही मतलब था, और इस बात से उनको काफी बुरा लगा। हालांकि वो जानते थे कि यह जो डायनामाइट बना है इससे लोग मर रहे हैं। इस बात की उन्हें ग्लानि हुई, और इस ग्लानि की वजह से उन्होंने कुछ अपने आप में ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से यह पुरस्कार हमें दिखाई देता है। जो इतने सारे पेटेंट कमाए थे, इतने आविष्कार किए थे, उससे जो पैसा मिला था उन्हें, उस पैसे का उन्होंने एक सही जगह पर उपयोग किया। तो 1896 में इटली में इनकी मृत्यु हो गई। जबकि इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था स्वीडन में। अब बात आती है, वसीयत इनकी देखी गई, सॉरी 1985 लिखा है, यह 1885 है। 1885 में इनकी वसीयत, इन्होंने आखिरी अपनी वसीयत तैयार की थी जो, और उस वसीयत में लिखा था कि यही वसीयत मेरी आखिरी, अंतिम और मान्य वसीयत होगी। इस वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ पार्ट तो अपने कुछ पहचानने वालों को दे दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट, 94% भाग, और वह 94% भाग देखा जाए तो 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना स्वीडन का जो एक तरह से देखा जाए तो वहां की करेंसी को हम कहते हैं। तो 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो था, इनकी प्रॉपर्टी थी, इसको उन्होंने लगाया अवार्ड के लिए, और वह अवार्ड क्या था? नोबल अवार्ड। अब यहां पे एक बात आती है नोबल पुरस्कार की, यह किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा। इसी वसीयत में मरने के पहले, एक साल पहले, इन्होंने लिख दिया था कि साहित्य पहला, फिर चिकित्सा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन दिया किसे जाएगा? जिन्होंने पिछले एक साल में, यानी कि अवार्ड देने के समय से पिछले एक साल में कुछ बेहतर कार्य किया है अपने क्षेत्र में। तो 5 क्षेत्र थे, जो भी इनमें बेहतर कार्य किया होगा मानवता के लिए। और यह भी कह दिया कि वह जरूरी नहीं कि इन्हीं के देश का हो, इन्हीं के देश का हो, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि यह स्वीडन का ही हो, वह दुनिया में किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन उसने पूरी की पूरी मानवता के लिए कुछ बेहतर कार्य किया हो, उसकी बेहतरी के लिए कार्य किया हो। अब लेकिन बात आती है यहां पे कि यह जो है पिछले एक साल में जो मानव जाति की बात हुई थी, इसमें सीमा तो नहीं रखी, लेकिन निर्धारण जो है वह यहीं पे होगा, इसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा होगा। उसके लिए एक फाउंडेशन के निर्माण की बात कही गई। फाउंडेशन था नोबल फाउंडेशन। नोबल फाउंडेशन यह निगरानी करता है कि नोबल पुरस्कार किसे किसे दिए जाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी सही तरीके से, उस पूरी व्यवस्था को बनाने का कार्य करता है। और इसी के साथ वसीयत में यह भी लिखा था कि ये सारे के सारे जो 5 क्षेत्र हैं, वे पांचों के पांचों क्षेत्रों के लिए कौन निर्धारित करेगा कि पुरस्कार इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को दिया जाएगा, उसके लिए वसीयत में ही लिखा था। जैसे कि भौतिकी के लिए लिखा था कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, रसायन के लिए लिखा था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबल असेंबली। इसके अलावा देखें तो साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी, उसके अलावा शांति के लिए नॉर्वे की नोबल कमेटी। उसके अलावा देखा जाए तो अर्थशास्त्र के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित हुआ था। देखिए, अर्थशास्त्र के लिए जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उसने 1968 में 5 क्षेत्रों के अलावा ये एक 6वां आया, शामिल हुआ नोबल पुरस्कारों में 1968 में। यह वसीयत में नहीं था। नोबल जो थे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने इसे शामिल नहीं किया था, लेकिन स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 1968 में उनको सम्मान देते हुए नोबल पुरस्कार शुरू किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और यह देता था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अब यहां पे बात आती है कि आखिर ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं, इसमें एक सवाल है कि इसको दिया कहां पे जाता है, आयोजन कहां होता है। तो पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर माह में स्टॉकहोम
स्वीडन में किया जाता है। लेकिन यहां पर जो शांति का पुरस्कार है वह स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता है, बल्कि कि वह दिया जाता है आपका हर साल उसी दिन जिस दिन स्टॉकहोम स्वीडन में बाकी सब पुरस्कार दिए जाएंगे, उस दिन यह ओस्लो यानी कि नॉर्वे में दिया जाएगा शांति का पुरस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ स्वीडन में बाकी अवार्ड दिए जा रहे हैं और जो शांति का है वह नॉर्वे में दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? दरअसल 1905 तक, याद रखिएगा 1905 तक जो स्वीडन और नॉर्वे है एक संघ के रूप में एक साथ काम करते थे, एक साथ थे, एक संघ ही थे इस वजह से। लेकिन 1905 में दोनों अलग अलग हो गए, दो देश बन गए। इस वजह से अब वह जो परंपरा पहले थी वह आज भी चालू है। अब यहां पर बात आती है पुरस्कार देता कौन है। जैसे मैंने आपसे बताया था नोबल फाउंडेशन के द्वारा मुख्य रूप से जो दिया जाता है, कितने हैं वो मैंने बता दिए, और एक नॉर्वे में दिया जाता है। अब यह जो स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है, यह भी आपको पता हो गया। नोबल के संपत्ति और हर साल पुरस्कार देने की प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा है? तो नोबल फाउंडेशन दे रहा है। नोबल फाउंडेशन निर्णय यह नहीं लेता है कि किसे दिया जाएगा, जबकि वह तो यह देखता है कि पुरस्कार देने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसकी निगरानी कर सके, वह व्यवस्था बना सके, और जो धनराशि है वह धनराशि के लिए भी वह अपने पास पूरी परिसंपत्ति अपने पास रखता है और उसका निवेश करता है जिससे कि धन प्राप्त हो। तो देखा जाए तो 5 स्वीडिश या 5 नॉर्वेजियन नागरिकों का एक बोर्ड होता है, और इस बोर्ड के माध्यम से नोबल कमेटी पुरस्कार दिए जाने से एक साल पहले क्या करती है, एक साल पहले, जैसे अभी अक्टूबर की बात है तो अक्टूबर में पुरस्कार दिया जा रहा है, घोषणा हो रही है, तो इसके एक साल पहले सितंबर में 3000 से अधिक लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म भेजे जाते हैं। और ये 3000 लोग कौन होते हैं? जो भी ये क्षेत्र है नोबल पुरस्कार के, उन क्षेत्रों के प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं। उन्हें यह दिया जाता है कि आप नॉमिनेशन दीजिए कि किसे आप चयन करना चाहते हैं, किसका नाम देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये 3000 लोगों से जो नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है, इसमें से 300 नामों का चयन किया जाता है। 300 नामों का चयन कौन करता है? नोबल फाउंडेशन करता है। अब नोबल फाउंडेशन जब इन 300 नामों का चयन कर लेता है तो जो भी संबंधित संस्था है, जैसे कि आपने देखा कि सबके लिए घोषणा करने वाली अलग अलग संस्था है, तो यह जो संस्था है, यह संस्था बाकी नामों पर चर्चा करती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है कि किस क्षेत्र के लिए किसे पुरस्कार दिया जाना है। विजेताओं के अलावा जो बचे हुए नाम हैं उनका क्या किया जाता है? 300 नाम जो तय हुए, ये नहीं बताया जाता कि कौन से 300 नाम हैं। विनर बता दिया गया अक्टूबर में, जैसे कि अभी कौन सा पुरस्कार किसे मिल रहा है ये बता दिया गया। शेष नामों को 50 साल बाद जारी किया जाएगा। 50 साल तक, ये जो 50 साल के पहले तक ये नाम सारे के सारे सील रहेंगे, लेकिन 50 साल बाद फिर ये नाम जारी किए जाएंगे। उसके बाद इनकी पूरी डिटेल इस पे जो भी मौजूद रहेगी वो जारी की जाएगी। तो अभी जो विजेता बने हैं और जो उनका नाम तो आ गया, बाकी शेष नाम 50 साल बाद जारी होंगे। अगला सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार राशि कहां से दी जाती है? यह तो मैंने आपसे बताया कि नोबेल फाउंडेशन उसकी व्यवस्था करती है। जो अल्फ्रेड नोबेल के ने अपनी 94% की संपत्ति जो दी थी, उसी 94% की संपत्ति को बढ़ाते हुए इस फाउंडेशन ने काफी बढ़ा लिया है। अब यह बिलियन में पहुंच चुकी है, तो उसी को यह उपयोग करती है। लेकिन किस तरह से करती है उसे देखना होगा। फिलहाल के लिए 2023 की बात करें तो 2023 में तय हुआ है कि नोबेल पुरस्कारों के लिए सभी क्षेत्रों को मिला करके कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 11 मिलियन स्वीडन क्रोना दिया जाएगा। अब 11 मिलियन स्वीडन क्रोना जो दिया जाएगा, यह हर साल इतना ही नहीं दिया जाता है, यह कम ज्यादा हो सकता है। यूएस डॉलर के हिसाब से जो भी एक्सचेंज रेट होता है बदलता रहता है, उस हिसाब से यह कम ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन टोटल धनराशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडन क्रोना। अब देखिए 50% जो होता है पूरा का पूरा फाउंडेशन के पास जो पैसा है, वह क्या करती है कि 50% शेयर में निवेश कर रही है। इसके अलावा 30% निवेश में निवेश कर रही है। निवेश में निवेश का मतलब क्या हो गया? जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वहां पर ये निवेश करते हैं। और उसके अलावा देखिए 20% ये बॉन्ड पर निवेश करते हैं। तो इस तरह से यह फाउंडेशन अपनी आय, यानी कि यह जो पूरे अपना कैपिटल है, यह बढ़ाता रहता है और इसी के माध्यम से पुरस्कार राशि हर साल दी जाती है। यानी कि यह पुरस्कार राशि किसी देश के द्वारा नहीं दी जा रही, किसी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। जो हमारी जानकारी में अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके द्वारा जो उनकी संपत्ति थी, जो इस फाउंडेशन को बनाने में लगी और उसके बाद
उसे बढ़ाया गया, निवेश किया गया और इसी तरह से साल दर साल निवेश किया जाता है और इसी से दिया जाता है। और इसकी निगरानी कौन करता है? जो आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का नाम क्या है? नोबल फाउंडेशन। अब देखिए अगला सवाल आता है नोबल का 3 का नियम। हमारे खबरों में भी यही चर्चा में था कि ये 3 का नियम क्या है और आखिर यह क्या समस्या लेकर आ रहा है। तो देखिए 3 का नियम का मतलब है किसी भी स्थिति में पुरस्कार राशि को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कि भौतिकी के क्षेत्र में 3 नामों का जैसे चयन किया गया है अभी, है ना, तो 3 नामों से ज्यादा 4 नामों का चयन नहीं कर दिया जाएगा। 1 का किया जा सकता है, 2 का किया जा सकता है और अधिकतम 3 का, लेकिन 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं। यह कहता है नोबल का 3 का नियम। और यह नियम ऐसे ही नहीं आ गया, जो वसीयत थी, जो मैंने आपको वसीयत की बात कही थी, उस वसीयत में यह बात दर्ज है। अब बात आती है कि वसीयत में यह बात तो दर्ज है, तो इस पर सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल यह उठ रहे हैं कि 1901 से यह शुरू हुआ, 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और आप देखिए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत का समय था, जब विज्ञान पर शोध किया जा रहा था, आविष्कार किए जा रहे थे। तो जो आविष्कार करने वाले लोग थे, शोध करने वाले लोग थे, ज्यादातर अकेले ही कार्य कर रहे थे या कुछ लोग मिलकर कार्य करते थे। संख्या उनकी बहुत कम रहती थी। वे सारा का सारा जो भी निष्कर्ष निकालते थे अपने माध्यम से निकालते थे, अपनी मेहनत से निकालते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो समय के साथ में साल दर साल अब क्या हो गया है कि अब कोई संस्था या संगठन या एक तरह से देखा जाए तो कोई टीम, कुल मिलाकर बहुत सारे लोग मिलकर किसी विषय पर अध्ययन करते हैं, फिर उसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और जब नोबल कमेटी को नाम तय करने होते हैं तो 3 नामों पर मुहर उसे लगानी होती है। जो उस कार्य के लिए जिस भी विषय पर शोध हो रहा था उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले या सबसे प्रमुख 3 नाम थे, उन 3 नामों को चयन किया जाता है। अब यहां पर देखिए समस्या क्या आती है? समस्या यही आती है कि मान लीजिए किसी भी शोध के लिए जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, 1000 पेज का शोध पत्र तैयार किया गया। अब वह 1000 का शोध पत्र किसी भी संस्था के द्वारा जब तैयार किया जाता है तो कहने को तो 3 नाम लेने हैं, लेकिन उसे तैयार करने में शायद हजारों नाम लग गए या तो सैकड़ों नाम लोग लग गए। तो हजारों सैकड़ों में किसका आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण था पूरे शोध में, यह तय करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर एक बात का इस पूरे 1000 पेज में जो शोध था, किसी आधे पेज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो ऐसे में प्रमुख 3 नाम तय करना बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि एक पूरी संस्था से कई लोग जब इसमें शामिल हैं तो मांग यही उठती है कि हम 3 लोगों को क्यों दें, 3 से ज्यादा लोगों को देना चाहिए, यह संख्या सीमित क्यों रखी गई है। अब सवाल यह आता है कि क्या सभी क्षेत्र जो है नोबेल के सब में ऐसा होता है? तो यह जो 3 का नियम है एक जगह नहीं देखने को मिलता है, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किसी संगठन को भी, संगठन या संस्था को भी पुरस्कार दे दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। लेकिन यहां पर देखें तो बाकी में नहीं देखने को मिलता है, और यही समस्या की जड़ है, यही जो 3 के नियम का जड़ है यही है। तो एक तो बाकी में किसी संस्था संगठन को मिलता हुआ नहीं दिखता है, दूसरी तरफ 3 से ज्यादा नहीं दे सकता है, ये वाली बात है। अब इसी में एक बात आती है और कि क्या और भी कोई समस्या है, क्या और भी कोई प्रश्न इसमें उठते हैं? तो एक प्रश्न यह भी उठता है जो काफी चर्चा में रहता है कि मृत्यु के बाद नहीं दिया जाएगा। मृत्यु के बाद नहीं दिया जाएगा का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ही दिया जाएगा, लेकिन अगर घोषणा हो गई है और घोषणा होने के दौरान वह व्यक्ति जीवित था तो उसे वह पुरस्कार आगे सम्मेलन में जब होगा, आयोजन होगा देने का पुरस्कार, तब दिया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति जिसने मानव जीवन के लिए, मानव जात के लिए पिछले 1 साल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वह जीवित नहीं है और घोषणा उसके नाम की नहीं हुई है, तो उसे पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा। तो इस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि ऐसा क्यों? अगर उसने मानव जात के लिए बहुत ही बेहतर कार्य किया है पिछले 1 साल में, तो उसे मरणोपरांत भी दिया जाना चाहिए। बहुत सारे पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाते हैं। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है, नॉर्वे की नोबेल कमेटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है? ऑप्शन है भौतिकी, साहित्य, शांति और चिकित्सा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।